हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और वो हमारा पहला टॉपिक होगा कि बचे हुए दिनों में हम नीट की तैयारी कैसे करें। जैसे कि लगभग आपको पता है कि आपका एग्जाम 3 मई को है और आज 11 मार्च हो चुका है। तो बचे हुए दिनों में नीट की तैयारी कैसे करें। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मुझे क्या लगता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको नीट की तैयारी कैसे करनी है 2026 के लिए जो आपका पेपर है। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है आपका 3 मई को एग्जाम है और आज 11 मार्च हो चुका है। अगर हम बात करें तो लगभग फिजिक्स में अगर हम देखें तो कितने चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अगर हम देखें तो 28 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारे 22 चैप्टर है, सॉरी 32 चैप्टर है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है इसमें हमारे 22 चैप्टर, तो लगभग ऐसे 82 चैप्टर्स है। तो मेरा आपसे कहना है कि 10 अप्रैल तक आपके पास लगभग 28-29 दिन है। तो आपको करना क्या है कि हर दिन एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है, एक बायोलॉजी का पढ़ना है और एक केमिस्ट्री का पढ़ना है। तो आप 28 दिन में आराम से 82 चैप्टर कर सकते हो। तो मतलब 82 चैप्टर्स आपको करने। तो आज से आपको 3 चैप्टर पर डे के हिसाब से करना है, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, एक फिजिक्स का। आप ऐसा मत कीजिए कि एक ही दिन में तीनों बायो कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब आप बायो करेंगे तो आपको थोड़ा बोरियत होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ने में बोरियत होता है। तो आप एक एक चैप्टर को चूज कीजिएगा और ऐसे चैप्टर को चूज कीजिएगा जैसे फिजिक्स में आपने बड़ा चैप्टर ले लिया तो बायो और केमिस्ट्री में छोटा चैप्टर लीजिएगा। और अगर केमिस्ट्री में आपने लाइक पी ब्लॉक ले लिया तो केमिस्ट्री में अगर आपने पी ब्लॉक ले लिया तो फिजिक्स में आप छोटा टॉपिक ले लीजिए, लाइक ग्रेविटेशन ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप एक प्लानिंग कर लीजिए। आपका 10 अप्रैल तक पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 10 अप्रैल को आपकी तैयारी ऐसे हो जानी चाहिए कि कोई अगर आपको बोले, एनटी आके बोले कि भैया अब तुम्हारा एग्जाम जो है वो 3 मई को नहीं है, वो 11 अप्रैल को, तो आप ये बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 अप्रैल तक अपने फ्री हो जाओ कि हम 11 अप्रैल को भी पेपर देने के लिए तैयार हैं। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल जो भी है, हमारा 10 अप्रैल तक पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। फिर 11 अप्रैल से आपको क्या करना है, तो 11 अप्रैल से आपको बस टेस्ट पेपर देने हैं, उनका एनालिसिस करना और देखना कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनके सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं। उन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है और फॉर्मूले का रिवीजन करना है और कूल रहना है। देखो सबसे बड़ी चीज है कूल रहना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए आप एक चीज समझिएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो 70% मार्क्स पे हो जाता है। अगर हम 2025 की बात करें तो 720 में से 472 नंबर पे जनरल और ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 70% से भी आपको मार्क्स कम चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम 70% से ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन होता ये है कि 70% हमने जो पढ़ लिया उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम करते क्या है, हमारा 30% नहीं होता। हम 30% की टेंशन इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि जो 70% हमने पढ़ा है वो हमारा जीरो हो जाता है। इसलिए याद रखिए आपका सिलेक्शन 70% में ही हो जाना है। आपको पता है 12th में 70% कितना कम माना जाता है, लेकिन इसमें अगर आप 70% लाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। 12th में उतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि 12th में हमें हमारे चैप्टर्स कम होते हैं, 82 चैप्टर्स नहीं होते हैं और हमें ज्यादा टेंशन भी नहीं होता है। लेकिन इसमें हम टेंशन ज्यादा लेने लग जाते हो। टेंशन लेने से क्या होता है कि आपने जो किया है वो सब खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा टेंशन नहीं लेना। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। जो बच्चा टेंशन नहीं लेता है उसका मैंने देखा वो 70% भी पढ़ के जाता है, 75% भी पढ़ के जाता है, उसका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप टेंशन लेंगे, आप 90% भी पढ़ लीजिएगा और आपने 10% नहीं पढ़ा और उस 10% का अगर आप टेंशन ले रहे हैं ना तो आपका 90% जीरो हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, कूल रहना है। पहला आप लिखो, हर जगह लिख लो कूल कूल कूल, हर जगह बस जो भी देखे कूल रहना है, कूल रहना है, टेंशन नहीं लेना है। उन दोस्तों से बिल्कुल बात नहीं करनी जो तुमको डराए, उनसे बात करो जो तुम्हें समझे, तुमसे अच्छे से बात करे, उनको समझो। और बेटा समझिएगा, आपने अगर मेहनत किया साल भर तो याद रखिएगा आपको डर लगेगा। डर सबको लगता है और डर लगना स्वाभाविक भी है। अगर डर नहीं लग रहा है तो आप एब नॉर्मल हो, अगर आपको डर लग रहा है तो आप नॉर्मल हो। लेकिन हाँ, आपका कॉन्फिडेंट आपको इतना होना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपके वो डर को दबा के रखे। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, कूल रहने से। और आपने अगर साल भर मेहनत की तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा बेटा कि अगर आप वन शॉट देख भी रहे हैं किसी का भी, मैं आपको उसके ये नहीं बोल रहा कि मत देखिए, लेकिन पहले उस चैप्टर का आप पहले से पढ़ लीजिए, फॉर्मूलेस पूरे पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू बना लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने फिजिक्स में क्या करें, हमने फॉर्मूले पढ़ लिए उसके बाद क्या करें। तो भैया आपने फॉर्मूले पढ़ लिए, तो दूसरा है कि आपको पीवाईक्यू बनाना और एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जाम्पल करने, इतना कर लीजिए। और एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इतना चीज कीजिएगा और पेपर का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। जितने भी आप अभी मेजर टेस्ट देंगे 10 अप्रैल के बाद से, लगभग आपको मुझे लगता है कि 15 टेस्ट तो देना ही चाहिए मेजर, या 12 तो मिनिमम देना ही चाहिए। उनका एनालिसिस करिएगा, पेपर सिर्फ देना नहीं है। पेपर दे के आके देखना कि हमने क्या क्या गलतियां की है, हमें क्या गलतियां नहीं करनी है 3 मई को। वो हमें आपको कब पता चलेगा कि 3 मई को आपको क्या गलतियां नहीं करनी, जब आप एक पेपर का एनालिसिस करेंगे, आप समझिएगा। अच्छा, ये होता है पेपर का एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है। पहले तो देखिए किन किन टॉपिक्स में आपकी गलती होगी, मतलब वो वीक टॉपिक है, उन पे आप फोकस कीजिएगा। दूसरी चीज,
आप ये देखिएगा कि आपने किसी सवाल को बनाया, आप आंसर तक नहीं पहुंचे, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन देखा तो वहां से आपने देखा, आपको ये डिफरेंस देखना है कि आप कहां पे रुके थे, किस स्टेप पे रुके थे और किस स्टेप से आप गलत हो गए थे। फिर आप सॉल्यूशन में देखिएगा कि सॉल्यूशन में किस स्टेप जिसमें आप फंस रहे थे वो स्टेप से कैसे आप बाहर निकले, और आपने जो मेथड अपनाया और जो सॉल्यूशन वाला मेथड उसमें डिफरेंस क्या था। अगर आपका मेथड सही था तो आपसे मेथड से भी आंसर आना चाहिए, कि फिजिक्स में एक सवाल को बनाने के हजारों मेथड हो सकते हैं। तो अगर आपका मेथड सही है तो आपके मेथड से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जैसे कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क F × S × cos थीटा होता है, जहां पे थीटा F और S के बीच में एंगल होता है। इसको हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं, हम फोर्स को रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करके निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा हो तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो आप ये देखिएगा, आप ये नहीं कि अरे यार मैंने ऐसे बनाया था, मतलब सॉल्यूशन में ये मतलब मेरा तो गलत हो गया, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना, नहीं नहीं नहीं। आप अपने मेथड को ये जानिएगा कि आपका मेथड क्यों गलत है। आपके टीचर से पूछेगा कि सर मैं इसको ऐसे बना रहा था, इसमें क्या गलती मैं करूं, आपका टीचर आपको बताएगा आप ये गलती कर रहे हो। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपके मेथड से भी फिजिक्स में आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको जिसका इंतजार है उसकी भी बात कर ले, तो आपको इंतजार है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, किस बार क्या रह सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ईयर जो हमारा बायो था वो टफ था, फिजिक्स भी टफ था और केमिस्ट्री मॉडरेट था, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, तीनों हमारे टफ थे। तो हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था। लेकिन इस बार मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पेपर मुझे लगता है, देखिए ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत आसान पेपर आ जाएगा, आप ये सोचेंगे 2024 2023 जैसा आ जाएगा, बिल्कुल अब तो ऐसा पेपर नहीं आएगा। एक बार पेपर टफ आ चुका है, स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो स्टैंडर्ड ऐसे अगर गिरेगा भी तो धीरे धीरे गिरेगा, अचानक से बहुत आसान पेपर नहीं करेगा। तो 2025 में बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा पेपर नहीं देना चाहिए, बहुत सारे एडवांस के सवाल दे दिए, मतलब 2-3 सवाल एडवांस के डाल दिए फिजिक्स में, तो समझो फिजिक्स का पेपर बहुत टफ हो गया। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए इन चीजों का ध्यान देगा और इस बार का पेपर जो है वो आपका मॉडरेट रहेगा, बहुत ज्यादा 2025 के साथ टफ नहीं रहेगा और ना ही 2024 के साथ आसान रहेगा। स्टैंडर्ड पेपर होगा और उसमें से मुझे लगता है कि इस बार एक सब्जेक्ट को ज्यादा टफ रखेंगे और 2 को मॉडरेट रखेंगे। अभी इन्होंने क्या किया था, 2 को टफ रखा था, 1 को मॉडरेट रखा था, लेकिन इस बार 2 को मॉडरेट रखेंगे, 1 को टफ रखेंगे। मुझे लगता है इस बार केमिस्ट्री को टफ रखने के चांसेस ज्यादा है, बायो और फिजिक्स को मॉडरेट रखेंगे। देखिए एससी और एसटी का जो कट ऑफ होता है वो पूरा बायो पे डिपेंड करता है। अगर बायो का पेपर टफ आ गया तो फिर एससी और एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा कम आएगा, और बायो का पेपर आसान आ गया तो बहुत बढ़ जाएगा, और मॉडरेट आ गया तो मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वही जाने वाला है। और आपको पता है कट ऑफ के मामले में मेरे प्रेडिक्शंस ज्यादा सही हो जाते हैं। मैं नहीं बोलूँ कि गलत नहीं हो सकती, इस बार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो सही होते हैं। और एक और चीज बोलूंगा, जैसे आपका एग्जाम होगा काउंसलर लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, पैसे मांगेंगे। मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग टफ नहीं होती है, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा, आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दी जाएगी। आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग होती है, क्या होता है, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। इवन आपको डर लगता है मुझे पता है, लेकिन याद रखिएगा आपको कॉलेज मिलना होगा तो वो काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, किसी काउंसलर के थ्रू नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा एक बार अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट है और बाकी आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन मतलब आपका कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। एक बार कॉलेज मिल जाने के बाद एडमिशन कैंसिल नहीं होते हैं, बस आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल ये और इनकम अगर ओबीसी हो तो 3 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। बाकी आपने सही इन्फॉर्मेशन फिल किया, आप कोई भी फ्रॉड तरीके से नहीं आए तो आपका एडमिशन कोई भी नहीं रोक सकता है और आपको कॉलेज अलॉट हो गया, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। आपको डरना नहीं है। आप प्लीज किसी भी काउंसलर को पैसे मत दीजिएगा, वो आपसे 50,000, आप मुझे पता है आपके लिए वो बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि वो पैसा बच्चे को दे दीजिए, बच्चा उसका एंजॉय करेगा, बच्चे अपने हिसाब से यूज कर लेगा, लेकिन प्लीज इन लोगों को पैसे मत दीजिएगा। चलिए अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो मैंने जैसे कि बताया कि जो कट ऑफ होता है वो तो पूरा का पूरा आपका किस पे डिपेंड करता है, डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट रहेगी, है ना, और 2025 से थोड़ा सा पेपर आसान रहेगा, थोड़ा सा आसान रहेगा। जो 2-4 सवाल एडवांस लेवल के डाले गए थे फिजिक्स में या बायो में 2-4 सवाल स्टैंडर्ड डाले गए तो उनको नहीं डाला जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा कट ऑफ इस बार जाने वाला है, रैंक के हिसाब से भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं रैंक आपको उतना समझ में नहीं आता, मैं मार्क्स बता देता हूँ। रैंक मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ भी बता दूंगा कि 2025 में क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर आप 490 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको पता है 2024 में 595 गया था, 100 नंबर ज्यादा गया था। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा पेपर आसान आया था और उसमें बहुत सारे लोगों को बोनस भी दिया गया था, टाइम की वजह से बहुत सारी उस बार गड़बड़ियां हुई थी, इस वजह से इतना हाई कट ऑफ गया था। लेकिन अब इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर ईडब्ल्यूएस में आप 450 प्लस मार्क्स लाते हैं, 455 ले लीजिए, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। देखिए अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम सभी मुद्दों पे बात
बात करेंगे कि इस बार कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस मुद्दे पे भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो भी बताऊंगा कि हर एक कॉलेज का मतलब कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बता दूंगा, रैंक में अपने माइंड में कैलकुलेट कर लूंगा, आपको मार्क्स बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लेके चलेंगे कि पेपर आसान आ गया, अगर मान के चलिए देखिए 2024 2023 जैसा आसान तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा आसान आ गया तो कट ऑफ क्या जाएगा उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर टफ आ गया 2025 की जैसा तो कट ऑफ क्या जाएगा, इन सब की हम बातें करेंगे। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी में अगर आप 420 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको कॉलेज इस बार मिलने के चांसेस बहुत सही हो जाएंगे। और एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में अगर आपके 325 प्लस, आप बोलिएगा सर आपने इतना ज्यादा क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि बायो इस बार का थोड़ा ठीक ठाक पेपर आएगा, इसलिए इसमें कट ऑफ ज्यादा बढ़ेंगे इन दोनों कैटेगरी में, और जनरल ओबीसी इतना जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ जाएगा। अगर हम बात कर लें 2025 की, तो क्या गया था, तो हमें पता है कि ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी का सेम कट ऑफ गया था 2025 में, वो जो कि 474 मार्क्स गए थे और 85,000 के आसपास रैंक गई थी, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 430 के आसपास गया था, है ना। हाँ 430 गया था, 1.5 लाख के आसपास रैंक गई थी। और अगर एससी की बात करें तो 394 गया था, ये 2,55,000 के आसपास रैंक गई थी, नहीं 2,25,000 के आसपास रैंक गई थी। और हम एसटी की बात करें तो 296 गए थे और 4,55,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक गई थी, ठीक है। अब ये इतना कम क्यों हो गए थे, ये वाला इतना कम क्यों था इसके कंपैरिजन में, वो इसलिए कि वो बायो इस बार का टफ था, लेकिन इस बार का मुझे लगता है बायो मॉडरेट आएगा और पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी से आएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो काउंसिल रिलेटेड, आप इसमें कमेंट कीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास है, आप बिल्कुल कॉल करने की बजाय आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सब कुछ हेल्प की जाएगी। और मैं करते आ रहा हूँ 4-5 साल से और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहूँ। इवन आप हमारे कोचिंग में आके मुझसे मिल भी सकते हैं, मेरी कोचिंग आपको पता है H2S है रिसाली में, आप आके मिल सकते हैं, एक टाइम ले लीजिएगा, उस टाइम पे आके मिल सकते हैं अगर आपको कोई भी लगता है कि आपको कोई भी डाउट है या कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि काउंसलिंग बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, आप सबको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप बस पढ़ने में फोकस कीजिए, आप मार्क्स लाइए, कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो आपको कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे लोग आपके बोलेंगे काउंसलिंग बहुत टफ है, अगर एक स्टेप गलत हो गया तो आपका कॉलेज चला जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, काउंसलिंग से आसान इस जीवन में कुछ भी नहीं है। टफ क्या है, टफ है कि इतने मार्क्स लाना, वहां पे सिलेक्शन अलॉटमेंट लिस्ट में तुम्हारा नाम आना, अगर वो आ जाता है तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ही होंगे। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे पास तो डोमिसाइल मतलब निवासी प्रमाण पत्र नहीं है छत्तीसगढ़ का, तो फिर कैसे मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा। और इन्हीं डॉक्यूमेंट के लिए लोग आपको डराते रहते हैं। अब आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं, तो इनके लिए टाइम दे दिया जाता है भाई, उन लोग को भी पता है कि इन चीजों के लिए टाइम, लेकिन हाँ डोमिसाइल नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और अगर आप किसी मतलब पीएच में आते हैं या एफएफ में आते हैं, सैनिक कोटा में आते हैं, अगर आप इन सभी क्लासेस में आते हैं तो इनके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तभी आपको काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डाली जाती है, आपसे कुछ नहीं लिया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ ऐसे ही दी जाएगी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।